मैं डेटिंग ऐप्स की कभी फैन नहीं थी, लेकिन मेरे पिछले ब्रेकअप के बाद मेरी सहेली ने मुझे टिंडर इस्तेमाल करने की सलाह दी, ये कहते हुए कि इससे मेरी डेटिंग लाइफ और भी मजेदार हो जाएगी। मैं अपने घर पर आराम से बैठकर अनजान लड़कों की प्रोफाइल चेक कर रही थी कि तभी मेरी नजर एक प्रोफाइल पर पड़ी। उसमें सिर्फ एक ही तस्वीर थी जिसे बहुत ही करीब से लिया गया था और ईथन की गहरी नीली आंखों पर फिक्स किया हुआ था। सच हमेशा वही नहीं होता जो आप अपनी आंखों से देखें, उसकी बायो में लिखा था। ये देखकर मैं उसे जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गई, इसलिए मैंने उसकी प्रोफाइल को स्वाइप किया। हम दोनों का मैच हो गया और आखिरकार बातें करते करते हमने एक मुलाकात का फैसला किया। मेरे घर के करीब बना एक कैफे में कॉफी पीने के बाद ईथन ने मुझे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। जैसे ही हमने मोमबत्ती की झिलमिलाती रोशनी में डिनर खत्म किया तो खुद को रोक न पाते हुए मैंने ईथन का चेहरा देखा। उसकी शार्प फीचर्स मेरे दिल को धड़का रहे थे। उसकी टिंडर प्रोफाइल ने उसकी आंखों की गहराई को इतनी अच्छी तरह कैद नहीं किया था। उनमें एक तरह की भूख थी जो मेरे रोम रोम को जगा रही थी। उसके बावजूद उसमें एक तरह का चुंबक था, एक अंधकार जो मुझे उसकी तरफ आकर्षित भी कर रहा था और दूर भी कर रहा था। हैरानगी की बात है कि हमारी बातचीत काफी अच्छी रही। हम दोनों को ही वो कला जिन्हें ज्यादा महत्व नहीं मिला और साहित्य जिसे बैन कर दिया गया उसमें दिलचस्पी थी। उसने एडगर एलन पो के लिए अपने प्यार की बात की, उनके द्वारा लिखी गई कविताओं की लाइंस दिल दहला देने वाले तरीके से सुनाई। थोड़ी देर में ईथन ने बालकनी में जाने के लिए कहा, क्यों ना थोड़ी ताजा हवा ले ले, तुम्हें यहाँ से नजारा बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो मैं हिचकिचाई। छोटी सामान से भरी बालकनी में खड़ा होना मुश्किल था, लेकिन ईथन की मुस्कान और बचकानी हरकत ने आसान बनाया। बालकनी में नजारा इतना बुरा नहीं था। नीचे जल रही शहर की लाइट्स हीरो से कम नहीं लग रही थी, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जिसने मेरी नाक सिकोड़ कर रख दी। यहाँ पर मीट जैसी बदबू आ रही है, मैंने कोने में रखे ढके हुए ग्रिल को देखते हुए कहा। ईथन अजीब ढंग से मुस्कुराया, जिसे देखकर मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। वो बस एक लैम बर्गर है, उसने बहुत ही आराम से कहा। हमारी पारिवारिक रेसिपी, उसने मेरे कान में आकर कहा। जब उसने ढक्कन खोला तो उसमें एक पैटी पक रही थी। मेरे पेट में मरोड़ उठने लगे। वो लैम बहुत ही काले रंग का दिख रहा था, उसके किनारे जल गए थे। अचानक मैंने उस पैटी में और भी कुछ देखा। उसके आसपास एक लंबा सुनहरा बाल लिपटा हुआ था। मुझे उल्टी करने जैसा महसूस होने लगा। ओह, ये तो अच्छा नहीं दिख रहा, मुझे इसे देखकर उल्टी आ रही है, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। अचानक ईथन की मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखें सिकुड़ गई, उसका प्यारा चेहरा गुस्से में भर गया। वो मुझे घूरने लगा। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा, एक बार ट्राई तो करके देखो इसे। इसकी बात सुनकर मेरे अंदर डर पैदा होने लगा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अब जाना होगा। नहीं, तुम नहीं जा सकती। वो कुर्राने लगा और कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए चिल्लाकर कहा। या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो फुसफुसाया। अब उसकी आवाज में गुस्सा और नफरत का भाव सुनाई दिया। हम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहने के लिए बने हैं। हवा में बदबू और भी ज्यादा फैल गई। आखिरकार उसके आतंक से निराश होकर मैंने आजाद होने के लिए उससे लड़ाई लड़ी। मैं बालकनी के कोने में रखी लोहे की बाल्टी से लड़खड़ा कर गिरते गिरते बची। वो बाल्टी भी जोर से गिरी, जिससे उसके अंदर का सामान बिखर गया। उसमें इंसान की खोपड़ी और कुछ हड्डियां थी। ईथन एक बार फिर मुझ पर चिल्लाया, मोनिका, खाना बर्बाद मत करो। लेकिन इस बार मैं तैयार था। मैंने अपने पास गर्म स्टोव पर रखी एक करछी उठाई और उसके मुंह पर दे मारी। जब मेटल की करछी उसके हड्डी पर लगी तो रात के सन्नाटे में उसकी आवाज गूंज उठी। ईथन दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। मैं उसे घूर रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे फिर से उल्टी करने जैसा महसूस होने लगा, लेकिन इस बार वो भयानक एहसास के साथ मिला हुआ था। बर्गर, हड्डियां, बहुत कुछ। ईथन की बातें अब सब कुछ मेल खा रही थी। वो सिर्फ एक पागल नहीं था, वो एक शैतान था जो किसी न किसी की सुन रहा था, और मैं उसके पागलपन की अगली शिकार थी। डरते और कांपते हुए मैं उसके अपार्टमेंट से बाहर लॉबी में गई और मैंने 911 पर कॉल किया। ईथन का बेहोश चेहरा और बाल्टी में पाया गया सामान मेरी आंखों के सामने आने लगा, जिस वजह से मेरी उंगलियां कांपने लगी। पुलिस के आने तक ईथन बेहोश रहा। जब वो आए तो सीधे उसके अपार्टमेंट में घुस गए और मुझे कुछ अधिकारियों द्वारा बाहर निकाला गया, ये जानते हुए भी कि अब पुलिस आ गई है और मैं सुरक्षित हूं। मेरे अंदर से डर का भाव खत्म नहीं हुआ। मैं एक नरभक्षी के साथ डेट पर थी। अगले कुछ दिनों तक
मेरे आगे सब कुछ धुंधला रहा। खबरों से मुझे पता चला कि पुलिस ने ईथन को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को उसके घर में एक खुफिया कमरा मिला था जिसमें जवान लड़कियों की हड्डियां पाई गई। ये सभी ईथन को डेटिंग ऐप से मिली थी। सभी को रोमांस के बहाने फुसलाया गया। मैं इकलौती गवाह थी जो जिंदा थी। मेरी कहानी की मदद से ही उस आदमी का पर्दाफाश हो पाया था जो वास्तव में आकर्षित चेहरे के पीछे एक राक्षस था। इसके बाद भी मेरे अंदर का एक हिस्सा बहुत डरा हुआ था। मेरे सपने में आने वाली मीट की वो गंदी बदबू, ईथन की भयानक हंसी और शब्दों की गूंज। हम हमेशा के लिए साथ रहने के लिए बने हैं, समझी तुम? उस रात की निरंतर याद दिलाती है जब मैं चांदनी रात में उस मौत की बालकनी में खड़ी हुई थी। ये 9 साल पहले की बात है जब मेरी मुलाकात ओलिविया से टिंडर पर हुई। वो 36 साल की थी, तलाकशुदा और मेरे घर से कुछ ही दूरी पर उपनगरी इलाके में रहती थी। सच कहूं तो 28 साल की उम्र में मैं बस कुछ मजे के बारे में सोच रहा था और ओलिविया उसके लिए मुझे परफेक्ट लगी। हमने बहुत ही जल्द एक दूसरे को पसंद कर लिया। हम दोनों की कुछ सामान्य पसंद थी जैसे कि क्लासिक रॉक, डरावनी फिल्में और छोटे शहरों की गपशप। हमारे बीच एक चिंगारी थी, एक अजीब सा आकर्षण था। तुम्हें रोलिंग स्टोन पसंद है? ऐसे कैसे हो सकता है? वो मेरा सबसे फेवरेट है। हाँ, मैंने 1999 में उसका शो देखा था। क्या रात थी वो यार। हमने उसके द्वारा बताए गए शांत बार में मिलने का फैसला किया। मुझे वो जगह अच्छी तरह से याद है। मंद रोशनी, पुरानी लकड़ी का बूथ और एक जूक बॉक्स जिसमें सिर्फ 80s के गाने बज रहे थे। और फिर वो अंदर चल कर आई। ओलिविया कमाल की लग रही थी। वो आकर्षक थी, आत्मविश्वास से भरी हुई और लाजवाब खूबसूरत थी। हम हंसे, हमने छेड़खानी की और जरूरत से ज्यादा पी ली। वो अपने इरादों को लेकर कुछ ज्यादा ही साफ थी। मैं उम्मीद करता हूं कि उम्र का ये फासला निराशाजनक नहीं है। मेरा मतलब है कि जरा देखो, तुम्हें तो मुझसे 8 साल बड़ी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें सच कहना चाहूंगी ईथन, मुझे खुद से छोटी उम्र के लड़कों के साथ बाहर जाना पसंद है और मैं कुछ सीरियस नहीं चाहती। मेरा मतलब है कि ये सिर्फ एक रात की बात होगी। मेरे लिए इसे बढ़िया क्या है। हम बाहर से निकले और ओलिविया ने मुझे अपने घर चलने को कहा। उसका बंगला पुराना था और विक्टोरियन स्टाइल में बना हुआ था जो चांद की रोशनी में काफी अजीब दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, नशे में धुत मेरा सर घूमने लगा। घर को बहुत ही साफ और सुंदर रखा हुआ था, लेकिन फिर भी अंदर की हवा अजीब थी। लिविंग रूम में एंटीक फर्नीचर था। गहरे भूरे रंग का पैनल लगे हुए थे और भारी पर्दे। लेकिन एक चीज थी जो मेल नहीं खा रही थी। जमीन पर लगा कालीन, वो पूरी सजावट को फीका कर रहा था। तुम्हारा घर तो काफी शानदार है। तुम्हारे डैड काफी पैसे वाले होंगे। जब मैं 3 साल की थी तो मेरे डैड ने खुद को गोली मार दी। मुझे ये जगह तलाक के बाद मिली। मेरा पिछला पति रियल एस्टेट में था। एक और ड्रिंक पियोगे? उसने मुझे विस्की का एक गिलास पकड़ाया और हम दोनों सोफे पर बैठ गए। उसका स्पर्श पिघला देने वाला था और जल्द ही हम एक दूसरे की उंगलियों से खेलने लगे, जबकि हमारी आंखें एक दूसरे में डूब चुकी थी। उसकी सच्चाई, आकर्षण और आत्मविश्वास में कोई बात तो थी जिसने जैक डैनियल्स के नशे को भी मात दे दी थी। सजावट में तुम्हारी पसंद कमाल की है, काफी प्राचीन सी। मुझे एंटीक्स का बहुत शौक है। उनका एक इतिहास होता है, बताने लायक एक कहानी, जैसे कि हम। ओह, और क्या है हमारी कहानी? 2 अजनबी जो गलती से मिले और फिर उन्होंने एक रोमांचक रात बिताई। सुनने में काफी मजेदार है। तो किस तरह का रोमांच है तुम्हारे दिमाग में? वही जो एक अच्छी विस्की से शुरू होता है और खत्म होता है। देखते हैं कहां पर। समझ तो तुम गए होगे। मुझे तो ये सुनकर बहुत फन लग रहा है। तुम सरप्राइजेस से भरी हुई हो, है ना? सिर्फ अच्छे सरप्राइजेस से। और तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारे पास मेरे लिए क्या सरप्राइज है? ये जानने के लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। मुझे लगता है इंतजार लंबा होने वाला है। तो बताओ, तुम जैसे नौजवान टिंडर पर क्या कर रहे थे? हाँ बताओ। किसी दिलचस्प साथी की तलाश, और मुझे लगता है कि मुझे मिल गई। चापलूसी आपको हर जगह जिता देती है। जानकर अच्छा लगा। और तुम टिंडर पर क्या कर रहे हो? मुझ जैसी महिला के पास तुम जैसे नौजवानों से मिलने की ज्यादा जगह नहीं है, समझे तुम? टांग खींच रही हो। मुझे भी आता है। मुझे यकीन है आता होगा। क्यों ना इस रोमांच को हम नीचे बेसमेंट में जारी करें? मेरे पास अपने मेहमानों के लिए खास जगह है। आपके पीछे पीछे। लेकिन जैसे ही उसने मुझे बेडरूम में ले जाने के लिए मेरा हाथ पकड़ा, मेरा मन खराब हो गया। मैं लड़खड़ाया और इससे पहले कि मैं कुछ समझता, मैंने उल्टी कर दी। मैंने उसके कारपेट पर उल्टी करके उसे खराब कर दिया। ओलिविया का बर्ताव 1 सेकंड के अंदर बदल गया। वो गुस्से में आग बबूला हो गई और भागकर पोछा हाथ में ले लिया। उसका चेहरा देखने लायक था।
बेवकूफ लड़के, तुमने मेरा कारपेट खराब कर दिया। अब मुझे माफ करना, गलती हो गई। मैंने इससे अपने हाथों से सला था। इस घर की इकलौती चीज जो मुझे मेरे पति की याद नहीं दिलाती, और तुम्हारी उल्टी इस पर तैर रही है। बेकार लड़के, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने तुम जैसे को टेंडर पर कैसे पसंद किया। ये एहसास करने के बाद कि मैं अपना मौका खो चुका हूँ, मैंने माफी मांगी और मैं वहां से निकल गया। मेरा सर घूम रहा था, मेरा पेट दर्द कर रहा था। मैं घर पहुंचा और बिस्तर पर लेट गया और खुद को एक शानदार रात बिगाड़ने के लिए कोसने लगा। अब 9 साल के बाद मैंने उसका चेहरा सुर्खियों में देखा। ओलिविया 45 साल की थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बंगले में एक खुफिया बेसमेंट पाया गया था जहां वो नौजवान लड़कों को रखती थी और उन्हें टॉर्चर करती थी। उसका एक शिकार उससे बचकर भागने में कामयाब हो गया था और उसने अधिकारियों को उसके बारे में बताया था। पुलिस को निर्भक्षी होने का सुराग मिले। अपने पिछले प्रेमियों के टुकड़े भी उसके घर से बरामद हुए और आखिरकार एक भयानक खुलासा हुआ। उसके घर कालीन इंसान की खाल से बना था। मैं हैरान रह गया और टीवी की तरफ देखता रहा। मुझे उसके घर का क्रीम रंग का कारपेट याद आने लगा और ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं कितना खुशकिस्मत था जो वहां से बच निकला। जब टिंडर पर मेरा और डेविड का मैच हुआ तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो मुझे राइट स्वाइप करेगा। वो 27 साल का एक ऑस्ट्रेलियन लड़का था जिसमें अलग अलग देशों में घूमना पसंद था। उसके सुनहरे बाल और आकर्षक मुस्कान, उसका टैन परफेक्ट था और वो नहीं था। आखिर वो सर्फिंग जो करता था और उसने अपनी हर तस्वीर में नीले रंग का एक हार पहना हुआ था जो काफी दिलचस्प था। हमने फौरन मैसेज पर फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। तो तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की बोस्टन की शानदार शाम पर मनोरंजन के लिए क्या करती है? टिंडर पर स्वाइप करने के अलावा ज्यादातर शहर घूमना और बुरी डेट से दूर रहना। ओह, तुम एक अच्छी डेट डिजर्व करती हो। कल शाम ड्रिंक्स, काबिले तारीफ। कमाल है, तुम बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करते, है ना? बर्बाद करना ही क्यों है? आखिर ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है। खैर, तुम्हारी उस मुस्कान के अलावा वो काफी अच्छा था। हमने एक दूसरे को अपने नंबर दिए और अगले दिन शहर के किनारे बने क्लब में मिलने का प्लान बनाया। रात हुई और मैं घबराई भी हुई थी और एक्साइटेड भी। मैं जल्दी पहुंच गई। मैंने एक टेबल ले लिया और इंतजार करने लगी और इंतजार और फिर थोड़ा और इंतजार। उसके लिए 2 अनजान लोगों का प्रस्ताव को मना कर दिया और एक मार्टिनी भी पी ली, इस उम्मीद में कि मेरा सर्फर बॉय जल्द ही सामने आएगा। लेकिन वो आया नहीं। 1 घंटा हो गया, डेविड अभी तक नहीं आया और तब जाकर मुझे असलियत का एहसास हुआ। उसने मुझे धोखा दिया था। मैं वापस अपने घर चली गई, यहाँ तक कि मैं उसे फोन भी नहीं कर पा रही थी। गुस्से में आकर मैंने उसे मैसेज किया, हे, तुम कहाँ हो? मैं करीब 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं पब में ही था। क्या तुमने मुझे देखा नहीं? ये देखो, आदमी और उनके झूठ। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे और निराश मत करो। तुम्हें सबूत चाहिए तो ये लो। उसने पब की तस्वीर भेजी। वो उसी रात की तस्वीर थी। मैंने इसका अंदाजा लोगो और लाइट से लगाया। आखिर तुम थे कहाँ? जुक बॉक्स के पास। तुम कहाँ थी? जुक बॉक्स के पास। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने एक दूसरे को नहीं देखा? भगवान जाने। मैं बहुत ही कंफ्यूज। कुछ तो था जो मुझे अजीब लगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा मन खराब हो गया। क्यों ना तुम्हें एक अच्छी कॉफी पिलाऊं? मुझे नहीं लगता कि ये भूल जाना इतना आसान होगा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन एक कॉफी पीने में आखिर क्या बुराई है? इसे ना चाहते हुए भी मैं मान गई। लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ थी मैं। वही चीज मेरे साथ दोबारा हुई। मैं कैफे में जाकर बैठी और जैसे जैसे वक्त बीतता गया मैं और भी बेवकूफ लगने लगी। आखिरकार मुझे वहां से उठकर जाना पड़ा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़के ने मुझे बेवकूफ बना दिया था। 1 बार नहीं, 2 बार। जब मैंने उसे गुस्से में मैसेज किया तो उसने सिर्फ एक तस्वीर भेजकर जवाब दे दिया। इस बार उसी कैफे की शाम की तस्वीर आई। क्या बकवास है ये? क्या तुम मुझे परेशान करना चाहते हो? नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं वही था। शायद हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। मैं तुम्हें कैफे से फोन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई बेल नहीं बजी। हाँ, मेरा अमेरिकन सिम कार्ड में कुछ दिक्कत आ रही। फोन पर बात करने के लिए मुझे वाईफाई की जरूरत है, बस और नहीं। मैं एक और पागल नहीं बनने वाली। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मुझे लगा कि मैंने कैटफिशिंग का एक अनुभव कर लिया है। महीने बीत गए और मैं डेविड के बारे में भूल गई। लेकिन फिर एक रात जब मैं अपनी सहेली के साथ क्लब गई, मैंने उसे देखा। वही बिखरे हुए बाल, वही नीला हार। वो दूर खड़ा हुआ था, किसी परछाई की तरह, लेकिन मैं उसकी आंखें मेरी तरफ देखते हुए महसूस कर सकती थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वो भीड़ में कहीं गायब हो गया। जब मैं घर वापस आई तो वह इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पाई कि कुछ तो गड़बड़ थी। जिज्ञासा और बेचैनी की भावना ने मुझे डेविड का नंबर अनब्लॉक करने पर मजबूर किया। मैंने उसे फोन किया, लेकिन अभी भी कोई रिंग नहीं गई। अचानक कुछ मिनट के बाद मेरे फोन में एक मैसेज आया। वो उस रात की नाइट क्लब की तस्वीर थी।
आखिर ये चल क्या रहा है? मैं बस तुम्हें दोबारा देखना चाहता था। तुम अपने सवालों का जवाब जानने के हकदार हो। मुझमें गुस्सा उमड़ गया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाते एक और मैसेज आया। इस बार मैसेज में अखबार की क्लिप थी जिसमें डेविड की तस्वीर लगी थी। हेडलाइन में लिखा था कि ऑस्ट्रेलियन सर्फर बॉस्टन बारबी का चौथा शिकार, जहर देने से एक रात पहले ही टेंडर पर हुआ मैच। मेरा खून जम गया। मैं खबर को देखती रह गई जिसमें लिखा था कि डेविड मर चुका था। उसे मरे हुए महीने हो गए थे। उसे एक सीरियल किलर ने मारा था। मेरे हाथ कांपने लगे जब मैंने मैसेज किया। ये कोई मजाक नहीं है। तुम ये मैसेज कैसे भेज रहे हो? मुझे आजाद करने के लिए शुक्रिया। मेरा फोन दोबारा बजा। इस बार वो मेरी तस्वीर थी, पीछे से ली गई। मैं अपने सोफे पर बैठी थी और डरते हुए फोन चला रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बहुत ही हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। मैं उम्मीद कर रही थी कि कोई वहां होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बल्कि उस जगह जहां एक सेकंड पहले कोई नहीं था, जमीन के उस हिस्से में डेविड का नीले रंग का हार रखा हुआ था।